हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 43। इससे पहले ऑलरेडी हमने 42 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भाभर किसे कहते हैं? बताना है भाभर किसे कहते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहते हैं, या फिर तटीय मैदान को कहते हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाकों को कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भाभर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाकों को कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया गया है ना, उसके अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिटेल समझ में आएगा कि ये भाभर क्या है। भाभर, जिसे कभी कभी भाभर भी कहा जाता है, भाभर भारत के उत्तराखंड में स्थित मैदानी इलाका है। यह शिवालिक पर्वतमाला और निचले हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भाभर एक पतली पट्टी है जो लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, यह छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें नदियाँ ऊंचे इलाकों से नीचे ले आती हैं। नदियाँ अपने साथ देखेंगे, छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, उसको ले करके नीचे ला करके गाद की तरह जमा देते हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को ही कहा जाता है भाभर। ठीक है, तो भाभर कोई पूछे आपसे कि किससे मिलकर बना होता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें तराई के बारे में, पूछा जाता है तराई क्षेत्र क्या है, तो ध्यान रखिएगा, तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी के से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है तराई क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में देखेंगे कि भूमि क्या है, बिल्कुल ही नम है, ह्यूमिडिटी इसमें देखने को मिलेगा तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं जंगल है, वन है। तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में ही भाभर क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तराई क्षेत्र के उत्तरी जो भाग है ना, वहाँ पे आपको भाभर क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तराई क्षेत्र की भूमि के अंदर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परत होते हैं। यहाँ पर जल स्तर बहुत ही क्या होता है, ऊपर होता है। इन क्षेत्रों की नदियों में मानसून के समय प्रायः बाढ़ आ जाती हैं। तराई क्षेत्र के नीचे देखेंगे यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की मैदानी क्षेत्र स्थित हैं। ठीक है, तराई का अर्थ क्या होता है, समतल भूमि। ठीक है, तराई का अर्थ ही होता है समतल भूमि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पास के मैदान बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पास के बारे में, पास मतलब दर्रा है ना, दर्रे जो होते हैं उसके बारे में बताना है, विचार करना है। पहला दे रखा है जिलेपला, तिब्बत भूटान सीमा पर है। ठीक है, सेकेंड है बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा में है कि बुमला, भारत भूटान सीमा पर है। बताना है यहाँ पे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, 1 और 2, 1, 2 और 3 उपयुक्त में से एक अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों का तीनों बिल्कुल ही क्या है, सही है, सही विकल्प मैच किया हुआ है। जिलेपला देखेंगे कि तिब्बत भूटान सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोमडिला भी देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। बुमला देखेंगे कि भारत भूटान सीमा पर स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिलेपला तो सिक्किम में है, तो हाँ ठीक है, सही है। देखेंगे कि ये इसका सीमा देखेंगे, कुछ जो क्षेत्र है ना, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, और सिक्किम में एक और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा भी देखेंगे कि सिक्किम में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। द सेवन सिस्टर स्टेट्स का विहंगम दृश्य किसका प्राकृतिक कारण है? बताना है कि द सेवन सिस्टर स्टेट्स का विहंगम दृश्य किसका प्राकृतिक कारण है। मध्य हिमालय, या फिर पूर्वांचल हिमालय, या फिर भारत का शीत मरुस्थल, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधारिएगा, ये प्राकृतिक कारण नहीं है, ये होना चाहिए था प्रकटीकरण। ठीक है, सो हम सुधार लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा।
चलिए अब सही है। द सेवन सिस्टर स्टेट्स का विहंगम दृश्य किसका प्रकटीकरण है? मध्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, भारत का शीत मरुस्थल, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, द सेवन सिस्टर स्टेट्स का विहंगम दृश्य पूर्वांचल हिमालय का प्रकटीकरण है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय को पश्चिम से पूरब तक के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन डिवीजनों को नदी घाटियों द्वारा सीमांकित किया गया है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन आते हैं। तो सेवन सिस्टर स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं 7 राज्यों के निकटवर्ती जो राज्यों के लिए एक लोकप्रिय शब्द है द सेवन सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जनवरी 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया द्वारा नए राज्यों के उद्घाटन के साथ संयोग करने के लिए 7 बहनों की भूमि नाम गढ़ा था। ठीक है, तो 7 बहनों की भूमि किसने कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया, है ना, कौन थे, ज्योति प्रसाद सैकिया थे, जो कि 7 बहनों की भूमि नाम गढ़ा था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो की पहाड़ियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि उस चोटी की पहचान कीजिए जो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। बताना है, उस चोटी की पहचान कीजिए जो पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, जबकि अनाईमुड़ी और डोडा बेटा देखेंगे ये दोनों पश्चिमी घाट का हिस्सा है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा ये पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के सभी शिखर हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अनाईमुड़ी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा तो है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा डोडा बेटा के बारे में, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु कर्नाटक सीमा पर स्थित पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ठीक है, वहीं बात करें महेंद्रगिरी के बारे में, तो ये भारत में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, एक शिखर है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि महेंद्रगिरी जो है ना, ये पश्चिमी घाट का शिखर नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी ये सभी आपको PDF फाइलें मिल जाएगा, बाकी इसका हम डिस्कस भी हम लोग करते चल रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कहीं का मिस टाइपिंग मिले आप लोग को। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग भी करना, पढ़ाना भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा और थोड़ा सा इसके लिए आप एडजस्ट जरूर करेंगे, और जहाँ भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है कि डंकन पास किन 2 स्थानों को अलग करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बताना है कि डंकन पास किन 2 स्थानों को अलग करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, डंकन मार्ग जो है या डंकन पास है, ये लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान से अलग करता है। ठीक है, लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई पास हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अंडमान द्वीपों का 3 मुख्य द्वीपों यानी कि उत्तर, मध्य और दक्षिण में विभाजित किया गया है ना। अंडमान द्वीप को 3 मुख्य द्वीपों में बांटा गया है ना, उत्तर, मध्य और दक्षिण में। डक्कन मार्ग देखेंगे कि लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से क्या करता है, यहाँ पे अलग करता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, उत्तर में द्वीपों का ग्रेट अंडमान समूह, दक्षिण में निकोबार समूह से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया है, मतलब सिंपल सा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऊपर में अंडमान है, नीचे क्या है, निकोबार है, तो यहाँ पे देखेंगे 10 डिग्री जो चैनल है ये दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, ऐसा है ना, कुछ इसी तरह से करके यहाँ पे देखेंगे, कुछ ऐसा है ना, देखिएगा कुछ इस तरह से करके, और यहाँ पे देखेंगे 10 डिग्री चैनल है, इसी के नीचे फिर देखने को मिलेगा निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो ये 10 डिग्री चैनल को अलग करता है, इसी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा,
ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के बीच में स्थित है। ठीक है, ग्रांड चैनल पूछा जाए कि किन के बीच स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है ग्रांड चैनल। ठीक है, वहीं बात करें कोको जलडमरू मध्य के बारे में, तो ये उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप के समूह के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद यहाँ पे रखना है कोको जलडमरू मध्य के बारे में, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और एक याद रखना है कोको द्वीप, इनके बीच में स्थित है। हाँ, सवाल पूछा जा सकता है कि कोको द्वीप कहाँ स्थित है, ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से VVI हो सकता है। ठीक है, सवाल क्या देखिएगा, ओमलिंगना, ठीक है, ओमलिंगना दर्रा कहाँ स्थित है, बताना है कि ओमलिंगना दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में, इंडोनेशिया में, जम्मू कश्मीर में, उपर्युक्त में से अधिक या में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ये दर्रा है लद्दाख में स्थित। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है ना, ये भारत चीन पर देखेंगे कि भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में ना 2 गांव हैं। ठीक है, चिसुमले और डेमचौक, नाम ही थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो ये याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं। ठीक है, तो चिसुमले और डेमचौक ये 2 गांव हैं, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा दर्रा, ये ओमलिंगना दर्रा। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो कथन गलत है, यहाँ पे हमने जो बताया था। ठीक है, कि भारत को ये जो है ये तिब्बत को जोड़ता है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये ऐसा मत याद रखिएगा, आपको याद ये नहीं रखना है। ठीक है, बाकी इसमें बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए है। देखिएगा, इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कर तो ये 7,500 है, 17,500 तो ठीक है। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगना दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण किया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगना दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसलिए इस सवाल को हमने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल पूछे ना, तो सबसे पहले आप क्या करें कि कुछ ऐसा आप सेंस लगाएं कि कुछ यहाँ पे क्या होगा, मध्य प्रदेश कहाँ पे है और दक्षिण किधर होगा। तो जानते हैं हम लोग, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश कहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसी नीचे देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में दिखा दे रखा है राजस्थान, तो राजस्थान किधर है, तो यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश है और यहाँ पे राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं दक्षिण में। उत्तर प्रदेश उत्तर में ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दक्षिण में फिर बच रहा है आपका एक महाराष्ट्र, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमन सेंस लगा करके आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और प्रथम स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अच्छा सवाल है ये भी। विभिन्न समान अंतर से हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार करें एवं उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है, ये बताना है। सबसे पहले शिवालिक है, हिमाचल है, वृहत हिमालय है। ठीक है, तो बताना है कौन सही होगा, क्रम क्या होगा, 3-1-2 होगा, 2-1-3 होगा या 1-2-3 होगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, सबसे कम ऊंचाई वाला होगा शिवालिक। ठीक है, कौन सा है, शिवालिक है। ठीक है, जिसका शिवालिक देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो यहाँ पे काम का मतलब नहीं, ऊंचाई का मतलब है, तो ऊंचाई इससे देखेंगे 1300 मीटर है। कितना है, 1300 मीटर तक ऊंचाई तक इसको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे हिमाचल के बारे में, तो ये देखेंगे 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक ये फैला हुआ है, ऊंचाई तक इस फैलती है। ठीक है, तो इसकी हाइट लगभग 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर, तो हम हाईएस्ट ही लेकर चल रहे हैं 4500 मीटर। ठीक है, इसके बाद है वृहत हिमालय, तो वृहत हिमालय देखेंगे कि ये 6000 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, तो देखेंगे क्रम से लगा लेंगे तो क्रम से ही लगा हुआ है 1-2-3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर। हाँ, ध्यान रखिएगा जो हिमाचल जो है ना, हिमाचल हिमालय, इसी को लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, याद क्या रखना है
याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा। ठीक है, हिमाचल को ही बोला जाता है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय, या इसी को कहा जाता है मध्य हिमालय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है या तो लघु हिमालय कहेंगे, या तो मध्य हिमालय कहेंगे, या तो हिमाचल हिमालय कहेंगे। और इसकी ऊंचाई कितना है देखा जाए तो 4500 मीटर आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये जो ध्यान ध्यान रखिएगा। और जो वृहत हिमालय है इससे ही कहा जाता है हिमाद्री हिमालय भी। ठीक है, ऐसी औसत ऊंचाई देखेंगे तो 6000 मीटर तक का आसपास में है। ठीक है, तो क्रम इसका सही क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, शिवालिक हिमालय को ध्यान रखिएगा, इससे कहा जाता है बाहरी हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, बाहरी हिमालय ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे है आपका शिवालिक, इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर आप देखेंगे है यहाँ पे मध्य हिमालय। ठीक है, और इसी के ऊपर फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, वृहत हिमालय। ठीक है, जिसे हिमाद्री भी हम कह रहे हैं। ठीक है, वृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ऐसा ये क्रम से ऐसा ही है। चलिए, हाँ बाकी यहाँ पे नोट्स के रूप में दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए, अगला सवाल है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। सिंपल सा सवाल है, कई बार हमने करवा रखा है इसका। ठीक है, बताइए ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये गया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं कि गया की सबसे ऊंची पहाड़ी ब्रह्मयोनी पहाड़ी का नाम एक प्राकृतिक दरार के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में जाना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा की महिला शक्ति को दर्शाती है। ठीक है, और ये गया के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानों का भाग नहीं है। बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानों का भाग नहीं है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित जिलों में से पूर्णिया देखेंगे कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानों का भाग नहीं है। यहाँ पे मैप लेना भूल गए, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जो है ना ये उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान का भाग ये नहीं है। ठीक है, बाकी मुजफ्फरपुर और बेगूसराय है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पूर्णिया बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और गंगा के मैदानी इलाकों का एक हिस्सा है ये पूर्णिया। और यहाँ पे चावल की खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर जिले बिहार में गंगा के मैदानी इलाकों का हिस्सा है। विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भाग अपनी जलोढ़ और रेतीली दमट मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो उपजाऊ और विभिन्न फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है। 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 36 डिग्री नॉर्थ के बीच, या 14 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 36 डिग्री नॉर्थ, या फिर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाने वाला है, सही। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सुंदरवन का विशाल डेल्टा और विशाल गंगा का मैदान यहीं पर पाया जाता है जहाँ घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यह जो बेसिन है खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। मुख्य रूप से यहाँ पे धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। ठीक है, सुंदरवन को मैंग्रोव वन कहते हैं, ये भी तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैदानी इलाकों में गोखुर झील या फिर ऑक्स बो झील एक अहम विशेषता है, देखने को मिलती है इन अक्षांशों के बीच में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार की भूमि की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। बताना है बिहार की भूमि की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। 123 फीट, 173 फीट, या फिर 173 मीटर। तो याद रखिएगा, बिहार की भूमि के समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई है 173 फीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की तुलना में लंबे दिन का अनुभव क्यों होता है? बताना है। ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की तुलना में लंबे दिन का अनुभव क्यों होता है? ऑप्शन है उत्तर भारत में महाद्वीपीय का प्रभाव, या फिर उत्तरी भारत में प्रदूषण की अधिक मात्रा प्रकाश और विकिरण को अवशोषित करती हैं, या फिर अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव की वजह से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की तुलना में लंबे दिन का अनुभव होता है। कारण है उत्तरी भारत में माफ़ कीजिएगा, कारण है यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मकाल में जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें सर्दियों की तुलना में दिन के अधिक भाग के लिए उस पर पड़ती होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यह सूर्य का प्रकाश का अधिक समय प्राप्त करता है। इसलिए देखेंगे कि ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी भारत दक्षिणी भारत की तुलना में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण लंबे दिन का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसका बारे में यहाँ पे भी लिख दिया गया है, तो इसको समझ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि भारत के प्रादेशिक सीमा रेखा की तुलना में तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है? बताना है, भारत के प्रादेशिक सीमा रेखा की तुलना में तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है? आधा, दोहरा या 3 गुना? पहले सवाल समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक सीमा रेखा की तुलना में तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है? आधी है, दोहरी है या 3 गुना है? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या देखेंगे कि जो आपका तटीय जो सीमा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो 7516 मान सकते हैं आप। ठीक है, और जबकि देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रादेशिक सीमा की जो लंबाई है वो कितना है? 15200। ठीक है, तो इसके तुलना में देखेंगे कि लगभग क्या है, ये आधी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के प्रादेशिक सीमा रेखा की तुलना में तटीय सीमा रेखा की कितनी लंबी है? तो ये आधी लंबी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, ये कितना दे रखा है? 15,200 किलोमीटर होता है प्रादेशिक सीमा, जबकि 7,516 देखेंगे कि ये है तटीय सीमा की लंबाई। तो आधी है ना, लगभग आधी ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत खालिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। बताना है, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, ये जलीय सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आसान सा सवाल था। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत की ज़मीनी सीमा 7 देशों से लगती हैं। कौन कौन? उत्तर में पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती हैं, कुल 7 देशों के साथ। दक्षिण की ओर भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। कौन कौन? एक श्रीलंका और एक मालदीव। श्रीलंका और भारत हिंद महासागर से अलग हुए हैं। श्रीलंका और भारत देखेंगे कि हिंद महासागर से क्या हुए? अलग हुए हैं। ठीक है, श्रीलंका भारत का एक समुद्री पड़ोसी है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी भूमि सीमा साझा करता है, नहीं सबसे लंबी सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगर आप में से किन्हीं को भी पता है कि कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपकी कितनी तैयारी पक्की है, थोड़ा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? बताना है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? सवाल सुनिएगा अच्छे से। पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है कि किस राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि नागालैंड राज्य का औपचारिक उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में हुआ था। ठीक है, और मणिपुर का क्या अर्थ है? तो मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषणों की भूमि। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? आप कहेंगे सवाल सर ये तो गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखेंगे अभी तो ये हमारा राज्य स्टेट के रूप में जानते हैं हम लोग। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को कभी इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। बाद में इसे देखेंगे कि इसे राज्य घोषित किया जाता है। ठीक है,
तो फिलहाल आपको बताना है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, किस वर्ष। तो याद रखना है 1972 में। कब? 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 1987 में, कब? 1987 में यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1987 में ये भारत का 24वां, ठीक है, 24वां राज्य बना था। ठीक है, 1972 में क्या बनाया गया था इसे? 1972 में इसे बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1962 के बारे में भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 1962 से पहले राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और यह असम का हिस्सा था। ठीक है, 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और यह असम का हिस्सा था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बाद में 1972 से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और फिर 1987 से भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इतने बात तो ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हुए हैं? 8, 7, 9, एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बिहार की राजधानी पटना से कुल 9 जिले लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन कौन से जिले हैं तो ये भी याद रखिएगा, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जहानाबाद से ही अरवल को अलग करके 38वां जिला बनाया गया था। ठीक है, अब बताइए कमेंट करके कब बनाया गया था अरवल को 38वां जिला। जब हम बिहार का एक परिचय पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी डिटेल से हमने पढ़ाया है, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। निश्चित तौर पर मेरी गारंटी है कि वहाँ से एक ना एक प्रश्न आपका जरूर फंसेगा, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। और नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पछताएंगे, क्योंकि वहाँ से हमने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया है कि वहाँ से भारत के साथ साथ बिहार के बारे में भी, ज्योग्राफी के बारे में जानने का आपको भरपूर मौका मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो जरूर जाके देखिए उस वीडियो को, मिस मत कीजिएगा। आपके लिए हो सकता है वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 40 मिनट का वीडियो है वो होगा आई थिंक, लेकिन सब फास्ट करके चाहे तो आप उसको 20-25 मिनट में देख सकते हैं। तो जरूर उसको देखिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? बताना है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। 201, 101, 160 या उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। परमंडल तो 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, कुल जिले 38 हैं, कुल परमंडल 9 है, कुल अनुमंडल 101 है, कुल गाँव 44,874 है, कुल शहर 199 है, पंचायतों की संख्या 8,406 है, पुलिस जिले की संख्या 40 है, जिसमें इसमें 4 देखेंगे कि रेलवे जो पुलिस फोर्स होता है वो स्थापित है, और राजस्व ग्राम की संख्या 45,103 है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये है शायद इस सेट का आखिरी सवाल। सवाल क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से, कि बिहार का राजकीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन के किस वर्ष भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था? 2009 में, 2000 में, 2019 में, या फिर एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार का राजकीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जो दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे अपडेट आपको मिलते रहेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी नए कुछ चीज़ लाए जाएंगे इस चैनल पे, वो आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे PDF फाइल भी आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना रुपये खर्च किए हुए। तो वहाँ पे जरूर जा करके ज्वाइन कीजिए और अपना पढ़ाई को एक नया रूप और रंग दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।